गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा। आज पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेल के ऊपर दो चीजें लिखी हुई होती हैं। कौन कौन सी? एक लिखा होता है सेल का विद्युत वाहक बल E और दूसरा लिखा होता है R, आंतरिक प्रतिरोध। मान लो इस सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध का मान R। तो A1 R1 इस सेल के बारे में। एक और सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध का मान R2। ये इसके दो सिरे। इन दोनों सेलों को A और B के बीच में, यहां और यहां, A और B के बीच में इन दोनों सेलों को जोड़ दिया। ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। इस समांतर क्रम संयोजन में आप देख सकते हैं इस सेल के दोनों सिरे भी यहां जुड़े और इसके भी दोनों सिरे यहां जुड़े। अगर इस संयोजन को मैं एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दूं, ये प्रतिरोध से जोड़ दिया, मान लो इस बाह्य प्रतिरोध का मान कितना है? R। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों सेलों के संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक तुल्य सेल लगा लिया, इसका नाम है तुल्य सेल, और इसका विद्युत वाहक बल मुझे ज्ञात करना है और इसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। ये दो सिरे हो गए A और B, और यहां से लेकर यहां तक ये प्रतिरोध है R। मान लो इस धारा का मान है I, इस सेल से आने वाली धारा को I1 मान लो और इधर से आने वाली धारा को I2 मान लो। तो देखो, I1 इधर से और I2 इधर से, ये दोनों धाराएं मिलकर के इसके अंदर धारा का मान कितना हो गया? I1 प्लस I2। इसका मतलब इस I का मान किसके बराबर है? इस I का मान I1 प्लस I2 के बराबर। इन दोनों धाराओं को जोड़ दिया ना अपन। इस सेल ने I1 धारा दी, इस सेल ने I2 धारा दी, ये दोनों धाराएं मिलकर के यहां धारा I1 प्लस I2 होगी। इसका मतलब इन दोनों का तुल्य सेल अगर मैंने मान लिया तो यहां पर धारा I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, ये संयोजन हो गया और ये तुल्य परिपथ हो गया। अब आप समझ सकते हैं, अगर मान लो मैं इस धारा को, देखो ये रहा ये रहा, इसका मतलब I बराबर क्या है? I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। कल आपने पढ़ा था सेल का विद्युत वाहक बल, सेल की टर्मिनल वोल्टता और सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। जैसे मान लो ये सेल है, आप जानते हैं अगर ये सेल खुले परिपथ में होता है, मतलब जब इस सेल से धारा का प्रवाह नहीं है, धारा का मान 0 है, खुले परिपथ में है, तो इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर मान लो ये सेल खुले परिपथ में है, इसका मतलब सेल से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो सेल के इन दोनों सिरों के मध्य जितना भी विभवांतर होता है, उस विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेल बंद परिपथ में आ जाए या सेल से धारा बहने लग जाए, धारा इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, अगर धारा बहने लग जाए तो इसके दोनों सिरों के मध्य अब विभवांतर का मान पहले से अलग आएगा, लेकिन उस विभवांतर का भी नाम दे दिया हमने, विभवांतर चेंज हो गया। अगर मान लो हम इसको चार्ज करें या डिस्चार्ज करें तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान बदल जाएगा। जब मान बदल गया, अब उसको विद्युत वाहक बल नहीं कह सकते,
अब उसका नाम हमने चेंज कर दिया और उसका नाम रख दिया टर्मिनल वोल्टा। बताओ दोनों में अंतर है ना? क्या अंतर है? जब खुले परिपथ में होता है, जब धारा का मान 0 होता है तो विभवांतर E के बराबर होता है, E कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। और जब सेल बंद परिपथ में होता है, सेल से धारा का प्रवाह चल रहा होता है, तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टा कहलाता है। ठीक है, इसका सूत्र बताया था मैंने आपको, V बराबर E प्लस माइनस आई आर, ये सूत्र बताया था, स्मॉल आर। प्लस का चिन्ह कब काम में लेते हो और माइनस का चिन्ह कब काम में लेते हो, और धारा कहां देखते हैं, याद है? देखो ये सेल है, इस सेल से अगर मैं धारा ले रहा हूं, तीर का निशान इस बड़े गेट पर देखते हैं हमेशा, इसका मतलब सेल धारा दे रहा है, इसका मतलब अब जो विभवांतर आएगा वो विद्युत वाहक बल से कम आएगा। और अगर ये सेल चार्ज हो रहा है, तो इसके सिरों पर विभवांतर विद्युत वाहक बल से ज्यादा आएगा। मैंने आपसे बोला था किरचॉफ नियम के अंदर मैं आपको बता दूंगा ये चिन्ह कैसे आए हैं, और उन्हीं किरचॉफ के नियम से आपको पता चल पाएगा कि चिन्ह लगाते कैसे हैं। फिर आपको, लेकिन फास्ट काम करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, अगर सेल चार्ज हो रहा है तो अलग तरीके से, डिस्चार्ज हो रहा है तो अलग तरीके। अब ये बताओ, ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? देख सकते हो ना, बताओ ये सेल चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है? इसमें से धारा बाहर जा रही है, बड़े गेट पर देखते हैं हमेशा धारा, यहां से धारा बाहर जा रही है, इसका मतलब इस सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो इसके दोनों सिरे, कौन कौन से दो सिरे? इसका एक सिरा A और इसका दूसरा सिरा B। तो इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे, बताओ? प्रथम सेल से, ये पहला सेल मान लो, प्रथम सेल से बताओ टर्मिनल वोल्टा, इस वाले सेल से टर्मिनल वोल्टा का मान बताना है। बताओ कौन सा सूत्र काम में लोगे? V बराबर, तसल्ली से, आराम से, कुछ भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अब इसको यूं बंद कर लो, ये सेल दे रहा है, इसका मतलब घटेगा, सिंपल। V बराबर E माइनस आई आर, ये सूत्र लगेगा। तो इन दोनों के मध्य विभवांतर को मैंने कैसे लिख लिया? VAB, ऐसे लिख सकता हूं। विद्युत वाहक बल का मान कितना है? E1, धारा का मान कितना है? R1, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R। लिख सकते हो, प्रथम सेल से टर्मिनल वोल्टा का मान ये आया। कोई दिक्कत हो तो देखो, एक बार और देख लो, बताओ। इस सेल को अब कुछ भी मत देखो, बाकी इधर उधर ध्यान मत दो, इस सेल को देखो केवल, इस वाले सेल, इसको बंद कर लो। इसके अंदर ये सेल क्या कर रहा है? दे रहा है, इसका मतलब घटेगा। तो क्या मैंने सही लिखा? E माइनस आई आर। ये टर्मिनल वोल्टा इस सेल के दोनों सिरों के मध्य है, दोनों सिरों का नाम क्या है? AB, VAB। इसको VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। विद्युत वाहक बल कितना है? E1, धारा कितनी ली? I1, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1। कोई दिक्कत? सिंपल सा काम बताया मैंने आपको। अब बताओ, क्या इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, करो काम करो, बताओ। I1 R1 बराबर, इसको इधर ले आया, E1 माइनस VAB, बार बार AB लिखना आता है यार, ये लो छोटा लिख लो, ये लिखने में ज्यादा सुविधा रहती है। आपने क्या फर्क पड़ता है? AB लिख दिया। अब I1 का मान निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ, तो I1 बराबर आएगा E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, समीकरण नंबर 1। सिंपल। अब द्वितीय सेल्स मैं आपको पूरा बताता हूं, द्वितीय सेल भी, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि एक बार आपने अपना बेसिक कंसेप्ट एग्जामिनर को दिखा दिया कि भाई मैं कंसेप्ट ऐसे लगाता हूं, दूसरी बार आपको वही कंसेप्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है।
जैसे दूसरे सेल की धारा लिखनी हो ना तो मैं कैसे लिखूं, I2 बराबर E1 की जगह हो जाएगा E2, R1 की जगह हो जाएगा R2 माइनस VAB, इसके भी दो सिरे AB अपॉन R2 हो जाएगा, ऐसे लिखिए। लेकिन मैं क्या करता हूं, अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस हो जाए इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए वापस नियम लगाएं। देखो इसने धारा दी, पहले तो बताओ इसके दो सिरे कौन कौन से हैं, ए और बी। इस सेल के दो सिरे ए और बी, ये धारा दे रहा है, ये रहा सेल, इसमें से धारा बाहर निकल दे रहा है, इसका मतलब घटेगा, तो सूत्र कौन सा लगेगा बताओ, V बराबर E माइनस IR, ये सूत्र लगेगा। ये सेल भी धारा दे रहा है, इसके लिए भी ये सूत्र काम में लेंगे। अब ये क्या है, सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, सेल के दोनों सिरे कौन कौन से हैं, ए और बी, सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, विद्युत वाहक बल E2, धारा I2, प्रतिरोध R2। अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, लिख सकते हो, बताओ I2 बराबर क्या आएगा, E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2, समीकरण नंबर 2। अगर मैं इसके लिए भी यही सूत्र लगा दूं तो धारा का मान I मान लो, I है ना ये वाली धारा, चलो बताओ सूत्र लगा सकते हो। हमेशा ये प्लस माइनस अभी लिखो शुरू में, बाद में तो आपको पता रहेगा, इसी बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस, खत्म। बताओ इसके लिए भी ये सूत्र लगाना है मुझे, कैसे लगेगा बताओ, चलो पूरा सूत्र लगाते हैं। बताओ ये सेल बंद कर लो, ये भी दे रहा है तो सूत्र कौन सा लगेगा, V बराबर E माइनस IR, इसके भी दो सिरे कौन से, AB, विद्युत वाहक बल कितना है, E तुल्य, I का मान I है और R का मान है R तुल्य, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, बताओ I इंटू R तुल्य बराबर E तुल्य माइनस VAB, सिंपल सा काम है। और R तुल्य बराबर क्या आएगा, E तुल्य अपॉन, सॉरी I का मान निकालना है, I बराबर R तुल्य माइनस VAB अपॉन R2, इस R तुल्य को नीचे लेके हम बताओ क्या करना चाहिए, समीकरण नंबर 3 लिख दिया। अब आप ये सोचो कि इस I का मान तो I1 प्लस I2 के बराबर है, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इधर देखो, चूंकि I बराबर क्या है, I1 प्लस I2, I बराबर I1 का मान रख दो ये रहा, I2 का मान रख दो ये रहा, बोलो E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, ये तो किसका मान हो गया, I1 का। अब I2 का मान रख लो, प्लस E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R2, I बराबर ए वाली चीजों को इसको एक साथ लिख लो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और इसको पीछे की साइड में लिख लो माइनस, और इन दोनों में से अगर आप कोशिश करो तो VAB कॉमन भी ले लो ना यार। देखो इसको तो मैंने यहाँ लिख लिया, दोनों को, इन दोनों को पास में लिख लिया, इन दोनों को पास में लिख लिया, दोनों में माइनस VAB है, माइनस VAB कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। कोई दिक्कत हो तो वापस समझ लो, I बराबर I1 प्लस I2 है, इस टोटल धारा का मान इन दोनों धाराओं के योग के बराबर है, सिंपल सा काम है। मैंने I1 और I2 के मान रख दिए। समीकरण नंबर 4। अब आप देखो समीकरण नंबर 4 में और समीकरण नंबर 3 में, दोनों में I का मान लिखा है, I का, दोनों में I का मान लिखा है। आप चाहो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, I बराबर E तुल्य अपॉन R तुल्य माइनस VAB इंटू 1 अपॉन R तुल्य। देखो इसको लिखो तीसरा, अब आपको दिखने लग जाएगा
थोड़ा दिमागी चक्षु से देखो, इसको और इसकी तुलना करो यार, दोनों आई है, दोनों का LHS बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो RHS भी इक्वल होना चाहिए। तो अब मैंने क्या देखा, इक्वेशन नंबर 3 एवं इक्वेशन नंबर 4 की तुलना कर दो। इसलिए कर दो, कैसे कर दो ऐसे, इसलिए कर दो क्योंकि दोनों आई के मान बता रहे हैं आप, दोनों में आई का मान आया। अब दोनों में आई का मान आया तो बताओ क्या है, ये मान ये रहा, फिर माइनस का VAB, ये माइनस का VAB, और ये जो मान है वो ये रहा। सिंपल सा काम है। अगर मैं दोनों समीकरणों को कंपैरिजन करूं, कंपेयर करो दोनों को, दिख रहा है इधर आई है इधर भी आई है, तो ये पहली चीज ये होना चाहिए, फिर माइनस का VAB, और फिर उसके बाद तीसरी चीज वो होना चाहिए। तुलना कर दो, E1 अपॉन ए तुल्य, सॉरी अपॉन R तुल्य बराबर ए तुल्य अपॉन R तुल्य, ये E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 हो गया काम। ये इसका मान ये रहा। अब यहां भी तुलना करके देखो, माइनस का VAB, माइनस का VAB, अब ये डब्बा इसके बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये आपका बेसिक है। समांतर क्रम संयोजन के सारे क्वेश्चंस के आंसर इन्हीं दोनों से देना। ये है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, ये सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब गुणा भाग अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमसे क्या पूछा जा रहा है उस हिसाब से हम डिजाइन कर सकते हैं सूत्रों को, लेकिन बड़ा आसान सा भी काम है। E तुल्य अपन R तुल्य बराबर E1, देखो यहाँ भी E और R, ER, अगर 3 सेल होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 सेल होंगे तो ये लो, 3 सेल होंगे तो। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने आपको, 2 या ज्यादा सेल, 2 या ज्यादा सेल अगर होंगे तो इस तरह से। कुछ न्यूमेरिकल्स में, राजस्थान बोर्ड लेवल में नहीं, अगर मान लो आप दूसरे क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से अपर लेवल के, मान लो एक सेल और जोड़ दिया लेकिन उल्टा जोड़ दिया, वो घबराना नहीं, किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे और इसमें वर्कशॉप के सेशंस होंगे 5 मिनिमम बता रहा हूं। और अभी कैपेसिटर में तो कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, इसके अंदर तो प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी शानदार, मस्त, मजा आ जाएगा आप लोगों को काम करने में। लेकिन मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, आपका समय चाहिए मुझे। बस उसके बाद में बात करेंगे उसके बारे में, देखो क्या क्या होता है। अगर मान लो एक और जोड़ दूं लेकिन वो माइनस ऐसे जोड़ दिया उल्टा, E3 और R3, क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं, तो मैंने तीसरे को माइनस कर दिया, तो यहां माइनस कर दो बस। E को माइनस किया है, केवल वोल्टता माइनस हुई है, देखो यहां प्लस माइनस था और यहां माइनस प्लस हो गया, केवल E3 को माइनस कर दो और पूरे सूत्र में कुछ भी नहीं बदला। क्या प्रतिरोध माइनस होता है? क्या नहीं होता है, बस आपका काम चल गया। जो भी माइनस में आया उसको माइनस कर, और आपको कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है। अब एक बार और देख लो कि हमने इसमें किया क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक बार और अच्छे से देखो, क्योंकि मेन चीजें इसमें आएंगी कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशन से बच्चे घबराते हैं, आलस करते हैं। घबराएंगे तो क्या, 12वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इन चीजों से घबराएंगे क्या, लेकिन आलस और कौन करेगा यार, तो वो आलस त्यागने पड़ेंगे, त्यागने तो पड़ेंगे इसी। देखो अगर मान लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जा रहा है, ये क्या करोगे? सबसे पहले देखेंगे यार इस सेल में से धारा आ रही है, इस सेल में से धारा आ रही है, तो सेल धारा दे रहा है, और जब ये सेल धारा दे रहा है तो जब सेल धारा देगा तो इसके सिरों पर विभवांतर का मान V बराबर E माइनस IR आएगा। इसके दोनों सिरे कौन कौन से हैं? AB, तो यहाँ AB लिख दिया। विद्युत वाहक बल E1 है,
और ये कितना है R1 और धारा का मान कितना है I1। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो I1 का मान आएगा E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R। I2 का मान डायरेक्ट लिखो, बताओ डायरेक्ट लिखो। जैसे एक बार लिख देना, एग्जाम में कैसे लिखोगे? एग्जाम में तो डायरेक्ट 3 ही तो नंबर का क्वेश्चन आएगा, चित्र बनाया और लिख दो। ये सेल और ये सेल ए और बी के बीच में समांतर क्रम में जुड़े गए और इनसे बाह्य प्रतिरोध जोड़ा गया है इस संयोजन से। माना इनसे मिलने वाली धाराओं के मान I1 और I2 है, तो सेल की टर्मिनल वोल्टता का सूत्र लिखा और ये आ गया। फिर ये लिखेंगे इसी प्रकार द्वितीय सेल के लिए क्या आएगा, I2 बराबर E2 अपॉन R2 माइनस VAB अपॉन R1, R2 की जगह R2। इसी तरह से इसके लिए भी डायरेक्ट लिखना है आपको। डायरेक्ट कैसे बताओ? I बराबर E की जगह क्या आएगा, E तुल्य अपॉन R की जगह क्या आएगा, R तुल्य माइनस VAB, इसके भी दो सिरे A और B, अपॉन R की जगह क्या आएगा, R तुल्य। अब हमें मालूम है I बराबर क्या है, I1 प्लस I2। I बराबर I1, ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ूंगा तो अरे जोड़ना है ना, ये I1 का मान है, ये I2 का मान है। अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो इन दोनों को साथ में लिख लो, E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, VAB। ये क्या है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर, वैसे ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4। अब करना क्या है आपको, सिर्फ देखो 1 2 3 और चौथी लाइन में तो अपन ने काम ही कर दिया टोटल। इन दोनों की तुलना करो, तुलना करो। ये भी I का मान, ये भी I का मान, तो ये मान किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये 1 अपॉन, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो ना, VAB गुणा 1 अपॉन R तुल्य लिख सकते हैं यार, गुणा में तो कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो मान है वो किसका है, ये। बताओ ये डब्बे दिख रहे हैं आपको, ये I का मान है, ये डब्बा इसके बराबर है और ये डब्बा इसके बराबर है। मतलब क्या है कहने का, E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2। 1 अपॉन R तुल्य बताओ, 1 अपॉन R तुल्य बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, अगर 3 सेल होंगे तो 3 बार लिख देंगे, 4 सेल होंगे तो 4 बार लिख देंगे। ये हो गया। और ये याद करने जैसा भी है, बड़ा आसान से। E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 E3 अपॉन R3 और 1 अपॉन R तुल्य समांतर क्रम में तो ये होता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये तो सबको याद हो जाता है सब, लेकिन अगर एक सेल और जोड़ो और वो ऐसे ऊंधा जोड़ दिया, ऊंधा ये ऐसे जोड़ दिया, अब ये स्किल वाले बच्चों को ही याद रहता है, वही काम कर पाते हैं। अगर ऐसे जोड़ दिया, मान लो ये E3 और R3, तो क्या करोगे बताओ? क्या करूंगा, 3 जोड़े ना प्लस E3 अपॉन R3, लेकिन E3 को मैंने क्या बना दिया, उल्टा बस। और यहां क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R2। प्रतिरोध माइनस में नहीं होता है, प्रतिरोध तो अवरोध है। इधर जाओ तो भी अवरोध मिलेगा, इधर जाओ तो भी अवरोध मिलेगा। ये तो एक तरह से जैसे घर्षण का काम करता है। घर्षण भी क्या करता है, x से y जाओ तो भी घर्षण विपरीत दिशा में लगता है गति के, और y से x जाओ तो भी घर्षण की दिशा, घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है, चाहे किधर भी चले। इसी ये अवरोध होता है, धारा प्रवाह का विरोध करने वाला गुण है, इसलिए हमेशा ही ये पॉजिटिव होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, यह है सेलों का समांतर क्रम संयोजन। अब इसके अंदर आपको मैं ये बताता हूं कि इन सूत्रों का यूज कैसे करें। सूत्र तो निकालना सीख लिया सर, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे ये बड़ा आसान है यूज करना। जैसे पहला सवाल देखो, पहला सवाल अब आपसे कहा जा रहा है, ये तो निकालना आ जाएगा ना, 3 ही लाइनों में कर दिया था अपने से, 4 लाइनों में, 4 लाइनों में कर दिया था इसको। अब देखें, ये रहा,
अब आपसे कहा जा रहा है सर ये E1 और ये R1 और ये E2 और ये R2, ये दोनों, अब आपको नजर आ गई वो ये समांतर क्रम में जोड़े। अब आपसे कहा जा रहा है A और B के मध्य और ये एक और संयोजन जोड़ दिया। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है, E तुल्य का मान बताओ, R तुल्य का मान बताओ और इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान बताओ। इन तीनों के मान आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। सवाल समझ आ रहा है? फिर बाद में मैं इनके मान भी रखूंगा। ये है कैलकुलेशन नंबर 1, गणना नंबर 1। ये गणना नंबर 1, ठीक है। गणना नंबर 1 है ई तुल्य, इन दोनों के मध्य तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और कुल धारा का मान ज्ञात करना है। और चाहो तो ये लो यार, एक सेल लगा दिया, ई तुल्य, आर तुल्य और ये क्या है, एक प्रतिरोध है आर, और ये आई का मान आपको ज्ञात करना है। ये और ये तीनों चीजें ज्ञात करनी, ठीक है। ये ए है और ये बी, हो गया। वैसे जब भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन या अनइजी सा लगे ऐसा बना लिया करो। ये क्या है, आपको गलती करने से रोक भी देता है कई बार। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये निकालना चाहिए, तो याद रहेगा समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहला काम आपका प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने। तो देखो चूंकि 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, सॉल्व करो तो क्या करो बोलो, R1 R2 एलसीएम, यहाँ क्या आएगा R2 और ये R1 R2 एलसीएम ले लिया ना अपन, तो ये R2 प्लस R1। कुछ बच्चे यही छोड़ देते हैं कि भाई ये आ गया आपके पास, कुछ बच्चे यही छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, आ गया ना सर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध तो ये है, पलटी मारना भूलना मत। तो ये आ गया आपके पास R तुल्य बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका आंसर तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, पहला वाला आंसर आ गया। क्या बच्चे गलती करते हैं, 1/R तुल्य ये सूत्र भी लगाते हैं, एलसीएम भी लेते हैं और यहाँ भी सही करते हैं और इसी को टेप देते हैं नंबर 1 कि भाई ये आंतरिक प्रतिरोध आ गया। आंतरिक प्रतिरोध तो ये है, इसका मान बताना है, तो इसको पलटना भूलना नहीं। ये फर्स्ट कैलकुलेशन होगी, हो गया, पहला आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। दूसरा देखो, चूंकि E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर क्या है, E1 अपॉन R1 और अपॉन E2 अपॉन R2, ये है। क्या करूं बताओ बताओ बताओ, आप सोचो, आपके पास पेन कॉपी दोनों हैं, चालू हो जाओ। ये भी मालूम, सब मालूम बोर्ड पर। और जिनको ऐसा लगता है कि यार अभी तो मैं रजाई में से निकला ही नहीं बाहर, वैसे गर्मी में रजाई थोड़ी उड़ती, मेरी तो आंखें नहीं खुली अभी, तो देखते रहो। E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर एलसीएम लो, R1 R2 क्या आया, E1 R2 प्लस E2 R1, एलसीएम ले लिया ना दोनों का, एलसीएम ले लिया, R1 R2 गुणा कर दिया E1 R2 और E2 R2। इसको इधर ले जाओ ऐसे कर, तो बताओ E तुल्य बराबर क्या आएगा, बताओ आराम से, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये क्या हो गया R तुल्य। इसको उधर ले गया ना मैं, अगर इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ गुणा हो जाएगा इधर की तरफ। तो बताओ E तुल्य बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 गुणा R तुल्य का मान रख दो यार, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कट गया दोनों साइड से। तो E तुल्य का मान आपके पास आया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2।
ये तुल्य का मान आ गया, यहां से कट गया, ये इसके नीचे आएगा। अब आपको एक और चीज निकालनी है, आर का मान निकालना है। देखो कैसे निकालूंगा आर का मान। देखो सब लोगों से बोल रहा हूं, ये चैप्टर ऐसा है, संधारित्र फिर भी ऐसा था जिसमें ज्यादा टफ नहीं है प्रॉब्लम्स, इसमें सारी प्रॉब्लम्स ट्रिकी है सारी, इसलिए इसकी पूरी वर्कशॉप फुल पोटेंशियल लगा करके पढ़ना। इसके बाद आने वाले चैप्टर्स में किसी भी चैप्टर में आपको इतना पोटेंशियल नहीं लगाना, जितनी पोटेंशियल आपके अंदर है वो सारी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करनी है। आप लोग देखते होंगे फिजिक्स का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम नहीं आता, क्योंकि वो आपका आईक्यू टेस्ट करता है। इसलिए फुल पोटेंशियल लगाना, केवल मात्र आगामी 12-13 दिन की बात है, 12-13 दिन फुल पोटेंशियल लगाओ, मेरी तरह पोटेंशियल लगा करके काम करना। एक भी वर्कशॉप नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, और जब मैं क्वेश्चंस दूं वो क्वेश्चंस पूरे टाइम टू टाइम होने चाहिए। ये काम कर लिया, फिजिक्स ऑटोमेटिक ऑटो मोड पर आ जाएगी आपकी, आपको पूरे साल दिक्कत नहीं आएगी। ये ऐसा मेरा मानना है, इतने वर्षों का अनुभव ये कहता है कि जिस बच्चे ने संधारित्र में और करंट इलेक्ट्रिसिटी में दम लगाया है, वो दम उसका हमेशा कायम रहता है फिजिक्स के अंदर। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लेजी होने का मतलब है, फिर आपको दिक्कत आती है, फिर हम बच्चों को बीच बीच में समझाते रहते हैं, लदड़ पदड़ चलते रहते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। लेकिन हर साल कुछ एक बच्चों के साथ आ जाती है तो उनको हम संभाल लेते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप तो घर में बैठ करके पढ़ रहे हो, पहली बात है ना। धारा का मान कैसे निकालोगे बताओ? आप लोग सोचो यार, मैंने ये इसीलिए बनाया। क्यों बनाया सर आपने ये बनाया क्यों, ये बताओ? इसलिए बनाया ताकि मैं धारा का मान निकालूं। यहां से निकालूंगा तो पहले I1 निकालूंगा, फिर I2 निकालूंगा, और फिर दोनों को जोड़ जाड़ करके धारा का मान निकालूंगा। लेकिन मेरी ये धारा टनाटन यहां से आ रही है, देखो कैसे आ रही है, देखो। अब इसको बंद कर लो, ये धारा दे रहा है, देखो दे रहा है, तो VAB बताओ यार, VAB बराबर क्या आएगा? E माइनस IR आएगा क्या बंधुओं? बड़ा आसान काम है, आएगा। तो VAB E की जगह क्या आएगा? E तुल्य R I हो गया, और इसकी जगह क्या आएगा? R तुल्य। अभी लिखा था ना अपन ने, 3 और 3 6 बार लिख चुका हूं, फिर 6 के बाद ये 7वीं बार लिख रहा हूं आज में। वापस देखो कैसे आया, इसको बंद कर लिया, ये सेल धारा दे रहा है, और जो दे रहा है तो घटेगा तो माइनस का चिन्ह आ गया, ये माइनस है यार। अब थोड़ा सा ध्यान से, ओम का नियम याद है? ये क्या है? विभवांतर है, टर्मिनल वोल्टा है, किस किस के बीच में? ए और बी। बताओ ये सिरे कौन कौन से? सोचो, मैंने जिन पर गोले लगाए हैं इन दोनों के मध्य विभवांतर, देखो ये सेल बंद परिपथ में, तो इन दोनों के मध्य विभवांतर है नहीं, टर्मिनल वोल्टा कहलाएगा। टर्मिनल वोल्टा तो कहलाएगा, लेकिन ये सिरा भी तो ए है, ये सिरा भी बी है। ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि मुझे इन दोनों के मध्य विभवांतर मालूम है, इसका मतलब इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर पता है। ओम का नियम लगा दो, ओम का नियम कहता है इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का मान कितना आएगा? IR बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य। एक बार फिर समझो, वापस देखो, बंद कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चालक तार को समझ लेना है तसल्ली से। ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, और ये सब हटा दिया मैंने। इस सेल के बारे में सोचो, बताओ इस सेल के बारे में आप क्या सोच पा रहे हो? मेन चीज है आपको थॉट बनाना। कोई थोड़ी बोलेगा ये टर्मिनल बोलता है, विद्युत वाहक बोले क्या करना है, ओम का नियम कहां, कोई नहीं बोलेगा। आपको अपना थॉट बनाना है। ऐसा नजर आ रहा है कि इस सेल से धारा ही नहीं है, इसमें धारा नहीं है, इसका मतलब इसके दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो कहलाएगा विद्युत वाहक बल।
चाहे कुछ भी हो जाए। अभी आपसे पूछा जाए कि VAB का मान किसके बराबर है, बोला E के बराबर। हम बोलेंगे कि ये तो सेल अभी धारा दे ही नहीं रहा, धारा का मान 0 है खुले परिपथ में, और जब सेल खुले परिपथ में होता है तो दोनों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब अगर मान लो ये धारा बह रही है इसके अंदर, ये प्रतिरोध है, अगर धारा बहने लग गई तो अब ये बताओ सेल कौन से परिपथ में आया, जब सेल से धारा का प्रवाह हो रहा है। जब सेल से धारा का प्रवाह चालू हो गया तो इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को क्या बोलोगे, टर्मिनल वोल्टा। इन दोनों के मध्य विभवांतर कहलाएगा टर्मिनल वोल्टा, और इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को टर्मिनल वोल्टा के नाम से जानेंगे। और टर्मिनल वोल्टा का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के लिए मैंने बताया, चूंकि ये सेल दे रहा है धारा, चूंकि ये सेल धारा दे रहा है तो सूत्र कौन सा लगेगा, V बराबर E माइनस IR। दोनों सिरों के मध्य विभवांतर है, किन किन के बीच में, A और B के बीच। E की जगह क्या लिखोगे, E तुल्य। R की जगह क्या लिखोगे, R तुल्य। तुल्य और तुल्य लिख दिया। अब आपने देखा यार इसमें धारा का मान I है, तो ओम भी तो कुछ बोलेगा आपसे। ओम जी क्या कह रहे हैं कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान बताऊंगा। 10वीं क्लास में पढ़ा है, क्या होता है, V बराबर IR। 10th क्लास में पढ़ा है ओम का नियम, V बराबर IR। इसके दो सिरे कौन कौन से, वही तो है A और B, A और B इसके दो सिरे हैं, तो इनके मध्य विभवांतर को क्या लिखोगे, IR बराबर E तुल्य माइनस IR तुल्य। सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये लिखना। अब बहुत आसान है यार, इसको इधर ले आओ, I R प्लस R तुल्य बराबर E तुल्य। इसको इधर ले आया, दोनों में I था, बाहर बिठा दिया, कॉमन ले लिया, देन I इक्वल्स टू E तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य। ये आ गया धारा का मान। कैलकुलेशन नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1। सबसे पहले आंतरिक प्रतिरोध निकालो, फिर आंतरिक प्रतिरोध की मदद से तुल्य विद्युत वाहक बल निकालो, और जब ये दोनों आ जाएं तभी धारा का मान निकले, क्योंकि E तुल्य का मान यहां से रखूंगा और R तुल्य का मान यहां से रखूंगा। अब इसका एक न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आपको, गणना नंबर 2 में। काम हो गया यहां तक का, कोई दिक्कत हो तो बोलो। और इसको वैसे भी इसलिए ध्यान से सुनना है वर्कशॉप को और इन क्लासेस को, क्योंकि हर चीज नोट्स में नहीं आएगी। नोट्स में तो आपके 12th राजस्थान बोर्ड आएगा, नोट्स में तो केवल राजस्थान बोर्ड आएगा। और बाकी अगर आप चाहते हो कि थर्डे से कॉन्फिडेंस के साथ कंपटीशन का एग्जाम दूंगा तो वर्कशॉप बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं कि जब मैं मेहनत करता हूं तो मेरे बच्चे भी मेहनत करें। तो इसकी वर्कशॉप पूरी 12th फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है इसकी। गणना नंबर 2, एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपको, क्वेश्चन आया हुआ है ये भी। कैलकुलेशन नंबर 2 देखो, मान लो दो एक जैसे सेल है, एक जैसे सेल, एक सेल E और R, दूसरा सेल वो भी E और R। तो देखो क्या है इसके अंदर, ये दो सेल है, प्लस माइनस, ये A है और ये B है, और यहां से बहने वाला ये मान लो ये मैंने जोड़ दिया R, ये I है, इधर से कुछ धारा आ रही है, मान लो I1 आ रही है और ये I2। सेम सवाल हो गया ना। अब आपसे पूछा जा रहा है, आपको दे रहा हूं टाइम, चलो फटाफट पहले तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकाल के बताओ। सूत्र बताओ आपको क्या क्या काम में लेने, सूत्र बता रहा हूं डायरेक्ट। कैसे, 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर E1/R1 E2/R2। और तीसरा धारा का मान है, धारा का सूत्र, धारा का सूत्र है I बराबर E तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य। ये आपका, इन तीनों सूत्रों का इस्तेमाल करो
और इसमें आंसर दो। ये है गणना नंबर 2, कैलकुलेशन नंबर 2। कॉपी पेन आपके पास है इसी, जब भी मौका मिले उसको भुनाओ। ऐसा नहीं है लो बैठ जाओ यार अभी तो सर थोड़ी बता रहे हैं, अभी तो बच्चे कर रहे हैं, ऐसे बैठना नहीं। गलत सलत जैसा भी आ रहा है ऐसा आने दो। और हाँ भाई एक चीज और बताऊं, कल का टेस्ट पेपर जो है, कल के टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस जो हैं आपने देखा होगा, उसके क्वेश्चंस सारे मैक्सिमम 95% क्वेश्चंस उसके प्रीवियस मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। सारे आए हुए क्वेश्चंस थे उसके अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं पुराने उसमें। उसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 69 आए 90 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्क्स मत देखो आप लोग तैयारी करके और एग्जाम दो। जब पेपर थोड़ा सा अच्छे लेवल का आएगा, थोड़े नंबर कम आएंगे आने दो। जब इजी दूंगा, राजस्थान बोर्ड का दूंगा तो सबके पूरे नंबर आएंगे। राजस्थान बोर्ड का तो लॉलीपॉप आता है पूरा ऐसा। जब राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन दूंगा तो सबके सही जाएंगे। तो आपको ऐसा मत सोचो कभी नंबर कम ज्यादा चलेंगे। चलो देखो इधर, इसकी कैलकुलेशंस देखो क्या, 1/r तुल्य बराबर, इसका मान निकाला, आ गया होगा भाई आंसर। वैसे भी इन दोनों का समांतर क्रम निकालूंगा तो समान प्रतिरोध r/n लगा दूंगा। बताओ 1/r प्लस 1/r बराबर r एलसीएम ले लो, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/r। यहाँ छोड़ मत देना, अपन को तो इसका मान निकालना है। एक जमुरे बाहर आ जा, उल्टा कर दो इसको, r तुल्य बराबर क्या आया r/2, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब आ जाओ ये वाला नंबर 2, ये फर्स्ट कैलकुलेशन होगी। सेकंड, E तुल्य अपॉन R तुल्य बराबर E1 अपॉन R1। E1 की जगह E अपॉन R प्लस E अपॉन R, बस E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2। E तुल्य अपॉन, इसका मान कितना है r/2, रख दो ना मान, बराबर क्या बोलो, तो एलसीएम ले लो, 2E अपॉन R। उधर ले जाओ, एक जादू देखो जादू, E तुल्य बराबर क्या है 2E अपॉन R इंटू r/2। ये r/2 उधर जाकर के गुणा होगा, 2 से 2 गया, R से R गया। बच्चे सोचते हैं यार कुछ ना कुछ गलत हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है 2 सेल जोड़ो समान या 10 सेल जोड़ो, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान एक सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर है। क्लियर हो गया काम? तीसरी गणना और है I की गणना। I बराबर E तुल्य अपॉन R प्लस R तुल्य, I बराबर E तुल्य का मान तो E के बराबर है, और R इसका मान r/2। ये आपका आंसर। कितने बच्चों ने तीनों सही किए? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड। कितने बच्चों ने, और सही आया होगा यार, बहुत आसान है तीनों कैलकुलेशन। अभी तीसरी गणना और दे रहा हूं, चिंता मत करो। चलो अच्छी बात है, तीनों आपके आंसर सही है। अब अगर मैं आपसे पूछूं n एक समान सेल, गणना नंबर 3, गणना नंबर 3, यदि n एक समान सेल E और R एक जैसे सेल हैं, सबका विद्युत वाहक बल E है और सबका आंतरिक प्रतिरोध R। कितने सेल हैं? n एक समान सेल, समांतर क्रम में जोड़े गए। कितने सेल जोड़े भाई? n सेल जोड़े। करोगे? अरे 2 जोड़े थे ना अपन ने, 2 तो 2 बार लिख दिया, 3 होते तो 3 बार, 4 होते तो 4 बार, 5 होते तो 5 बार, n होंगे तो n बार।
तो अब ये आपको गणना करनी है, ये गणना करनी है, अब आपको कर दो। कर सकते हो गणना? कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ का नियम पढ़ाऊंगा कल। बताओ गणना कैसे करेंगे? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, सारे का R है, सबका आंतरिक प्रतिरोध बराबर है, तो क्या लिखोगे? 1/R1 1/R2 1/R3 सब बराबर है, कितनी बार? n बार। n बार है। बताओ इन सबको जोड़ के बताओ क्या है। नीचे एलसीएम आएगा r, ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार? n बार। अच्छा 2 बार होता तो क्या लिखते? 2। मान लो 2 बार होते तो 2 लिखते ना यहाँ पे, 1 + 1 2। 3 होते तो 3, n है तो n, ये हो गया n। किसका मान आया ये? 1/R तुल्य का। लेकिन आपको तो R तुल्य का मान निकालना है, तो पलटी मान बताओ क्या आया? R तुल्य बराबर आया R/n, ये आ गया नंबर 1। आपकी जगह मेरे को करनी पड़ रही गणना, काम आपका, मेरे को देखो, मेरे को समझा दिया आपने। बताओ यार, आगे करो ना यार। n एक समान सेल है, एक जैसे सेल है, एक जैसे सबका विद्युत वाहक बल ये और सबका मालिक एक, E और R। अब तो कर लो, चलो बताओ क्या है? E1/R1 E2/R2 E3/R3 E4/R4, तो E/R E/R चलते जाओ, कितनी बार? n बार। बताओ E तुल्य अपॉन, इसका मान बोलो कितना आएगा? R/n, R/n। इसको तसल्ली से लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा अगर ये 2 बार होता तो 2E/R, 3 बार होता तो 3E/R, 4 बार होता तो 4E/R, 5 बार होता तो 5E/R। कितनी बार है? n बार है। ये लो साहब, तो E तुल्य बराबर आया NE/R गुणा ये R/n, उधर ले जाओ, ये आ गया, R से R गया, ये से ये गया, क्या गया? E। अरे ये तो जादू हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 सेल जोड़ो, 3 सेल जोड़ो, 4 सेल जोड़ो, एक जैसे सेल जोड़ेंगे तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है। I का मान निकालो, I का। ये इंपॉर्टेंट चीज आ गया। बताओ बंधुओं, I बराबर E तुल्य का मान कितना? E/R + R/n आया। तो गणना 3 है और 3 राशियों के मान निकाले हैं, तो क्वेश्चन कितने बन गए? 9 क्वेश्चन। क्या बोलता है आपसे? यदि n एक समान सेल E और R आपको दिए हुए समांतर क्रम में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जोड़ दिया जाता है, इसमें धारा का मान बताओ। बहुत आसान काम है। तुल्य प्रतिरोध का मान R/n, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान तो 1 E के बराबर होगा, सिंपल सा काम है, E/R + R हो गया। तो ये आज आपका काम हो गया कंप्लीट। अब सुनो, कुछ सिखा रहा हूं 12th राजस्थान बोर्ड में नहीं, सिर्फ अपना स्किल डेवलप करने के लिए, सिलेबस में नहीं है। केवल प्रॉब्लम्स को, ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, मैं इस तरह से करना पसंद नहीं करता कभी, और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी पसंद ना करें। ये तो राजस्थान बोर्ड की मजबूरी जो ऐसा काम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो नियम ऐसे लगा दें खटाखट, इतना टाइम थोड़ी लगने देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में पहुंचने के लिए आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं, उस स्थिति में आप तभी पहुंच सकते हैं जब थोड़ा सा जागरूकता से बोर्ड पर ध्यान दें। देखते जाओ, सिलेबस में नहीं है, लेकिन पोटेंशियल्स को
कैसे मैनेज करते हैं वो बता रहा हूं। तो कंसेप्ट्स में पहली चीज, प्रतिरोध में धारा सदैव उच्च विभव से, उच्च विभव का मतलब होता है HP, या इसको बोलते हैं प्लस। समझ में आया? HP बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, बात समझ में आ गया? उच्च विभव का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और हायर पोटेंशियल को हमेशा धनात्मक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, पॉजिटिव से। निम्न विभव, निम्न विभव मतलब लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव की ओर बहती है, याद रहेगा। अब आपको दो एग्जांपल्स देता हूं। पहला नंबर का बताओ, इसमें धारा इधर जा रही है, दो सिरे नजर आ रहे हैं इसके, ये प्रतिरोध है। मान लो ये धारा आई इधर जा रही है, ये ए है और ये बी। बताओ आप क्या क्या समझे इसके बारे में। ये प्रतिरोध है भी, ये आर है, ये ए है और ये बी है, धारा इधर जा रही है, इसके बारे में आप क्या समझे। मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, धन से ऋण। प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, इसको ध्यान रखना, मैं सेल की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा हूं? प्रतिरोध। बच्चे क्या करते हैं, ये तो दिमाग में से निकल गया और ये याद रह गया, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती। नहीं, प्रतिरोध की बात कर रहे हैं, लोड की बात कर रहे हैं। इन दोनों में आपको उल्टा नजर आ रहा है, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या कह रहा है कि VA और VB दोनों के विभव अगर मुझे मालूम हो तो मैं दावा ठोक करके बोल सकता हूं कि VB का मान ज्यादा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे दिमाग में ये आया यार धारा इधर जा रही है, इसका मतलब ये। अरे आप ये सोचो, नदी इधर बह रही है, इधर बह रही है, कंसेप्ट क्लियर है। इसका मतलब इधर तल ऊंचा है और इधर तल नीचा है, पानी इधर ढुलक रहा है इधर। अगर मान लो पानी इधर आ रहा है, इसका मतलब अंडरस्टैंड है, ये ऊंचा है और ये नीचा है, बस इतना सा है, सिंपल। प्रतिरोध की बात कर रहा हूं, केवल प्रतिरोध। इसका मतलब मैं इसको यूं भी समझ सकता हूं, VA क्या है, VA LP और VB क्या है, HP, ऐसे भी बोल सकते हैं। और सबको हटाओ, आप इसको बोल सकते हैं माइनस और इसको बोल सकते हैं प्लस। अगर चिन्ह लगाने की बारी आ जाए तो चूकना मत, ये प्लस और ये माइनस छोड़ दो, काम सब काम छोड़ दो, ये लगा दो। और जिसको यहाँ कॉन्फिडेंस आ गया वो दौड़ेगा शानदार, मस्त। बताओ इसमें प्लस माइनस। अब इतना धारा थोड़ी सोचेंगे, क्या है दिमाग में, देखो इधर धारा इधर जा रही, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ये उच्च विभव, ये निम्न विभव, उच्च विभव को प्लस से और ये निम्न विभव माइनस। हमें क्या लेना देना और बाकी से, हमें बाकी के परिपथ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसके बारे में तो दावा ठोक सकते हैं कि अगर इधर धारा जा रही है तो ये HP है, ये LP है। HP मीन्स दिस मे बी कंसिडर एज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस वन इज नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आई? अब यहां चक्कर मत खाना कि ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। क्लियर? देखो बंधुओं ध्यान से, टर्मिनल A है, टर्मिनल B है, टर्मिनल C है। मान लो धारा इधर जा रही, ये धारा जा रही, धारा इधर जा रही है। अब बच्चे जिनका स्किल कमजोर होता है वो यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको लटकने नहीं दूंगा। इधर देखो, इसके बारे में बोलो सिर्फ कि धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है ना धारा। जब धारा इधर जा रही है इसका मतलब ये HP हो गया और ये LP हो गया, ये HP हो गया और ये LP हो गया। हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लस
तो ये क्या हो गया, माइनस। काम हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे बोलो ना यार, हो गया ना यार। अरे धारा इधर जा रही है ना, धारा इधर जा रही है, इसका मतलब धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव मतलब HP से LP, HP मतलब प्लस और इसका मतलब माइनस बहती। काम कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाओ, राजस्थान बोर्ड के बच्चों की तो बैंड बज जाती है। हम अपना बैंड नहीं बजने देंगे, बैंड बजाएंगे हम। कैसे कैसे बजाएंगे बताओ। इसमें धारा इधर जा रही है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब ये क्या बन गया, HP और ये क्या बन गया, LP। HP का मतलब ये बन गया प्लस और ये बन गया माइनस। घबराना नहीं, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट आपको गलती करने से रोक देगा। अब आप ये बोलोगे एक ही टर्मिनल सर प्लस भी हो गया, एक भी माइनस भी हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है सर? हो सकता है। हायर एंड लोअर ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। अब बताओ मुझे, जैसे मान लो मैं बताऊं आप, ये समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, और ये मान लो बिंदु A, बिंदु B और ये बिंदु C है। बताओ पानी किधर बहेगा, बताओ पानी इधर बहेगा ना यार। अब मैं आपसे पूछूं A ऊंचा है या B ऊंचा है, क्या जवाब दोगे? कि यार ये तो देखो, ये तो उच्च विभव है और ये निम्न विभव है, बोलोगे ना? क्या बोलोगे? ये ऊंचा है, ये नीचा है। अगर मैं इन दोनों की बात ही नहीं करूं और इन दोनों की बात करूं तो ये क्या बोलोगे आप? बोलो बोलो आराम से। इसको क्या बोलोगे आप कि सर B तो ऊंचा है और C नीचा है, क्योंकि दिस टाइम यू आर कंपेयरिंग द हाइट्स ऑफ B एंड C। इसके पहले आपने क्या किया था? आपने इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर किया था, और अब आप क्या कर रहे हैं? इन दोनों की हाइट्स को कंपेयर कर रहे हैं। दिस टाइम आप ये कहना चाह रहे हैं C की तुलना में ये उच्च विभव है और ये निम्न विभव। देखो इधर देखो, मान लो ये R1, ये R2 है, ये R1, ये R2। मान लो ये 3 वोल्ट है, ये इसका विभव 2 वोल्ट है और इसका विभव 1 वोल्ट। काम हो गया? धारा इधर जाएगी उच्च विभव से निम्न। तो मैं इसके लिए इसको क्या बोलूंगा? प्लस, और इसको क्या बोलूंगा? माइनस। इसके लिए। लेकिन अब इसके लिए क्या बोलूंगा? ये उच्च हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो याद रखना, ये प्लस माइनस इंडिविजुअल है इसके, ये प्लस माइनस इंडिविजुअल है इस प्रतिरोध के। बात समझ में आएगी? ये चिन्ह इस प्रतिरोध के लिए नहीं है। सिंपल सी गणित है। बात समझ में आई? अब कोई पूछे, चलो एक चीज का जवाब दे दो। चलो B बिंदु ऊंचा है या नीचा है? B बिंदु ऊंचा है या नीचा है बताओ। अब आपके दिमाग में आएगा ये तो बताओ किससे तुलना करनी है। तो मैंने कहा भाई A की तुलना में बताओ, आपका आंसर आएगा नीचे। B बिंदु ऊंचा है नीचा है, फिर आंसर नहीं आएगा। अगर मैं पूछूं C की तुलना में, बोलो। तो ये बातें कल पढ़ेंगे। बाकी छुट्टी मत मारना, किरचॉफ का नियम पढ़ाऊंगा, किसी भी कीमत पे छुट्टी मत मारना। अगर आज किसी ने छुट्टी मारी तो उसको बोल देना कि भैया पढ़ना जरूरी है क्लास। चलो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।